हम सब सोचते हैं कि हम खबरें देख रहे हैं। हमें लगता है कि हमें वो तथ्य मिल रहे हैं जिनसे हम ये फैसला कर सकें कि वोट किसे देना है। पर सोचिए, अगर मैं ये कहूं कि हमारे हाथ में जो रिमोट है वो असल में चैनल नहीं बदल रहा, वो तो बस दो अलग-अलग पीआर एजेंसियों के बीच स्विच कर रहा है, तो चलिए आज भारतीय मीडिया की इस चकाचौंध भरी दुनिया के पीछे की असली कहानी को समझते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 159। 180 देशों के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में ये भारत की रैंक है। मतलब पत्रकारों की सुरक्षा, मीडिया की आज़ादी और खबरों में डाइवर्सिटी के मामले में हम पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका जैसे देशों से भी पीछे हैं। ये चौंकाने वाला है ना? तो ये हालत हुई कैसे? क्योंकि जैसा सोर्स कहता है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अब कबाड़ के भाव बेच दिया गया है। और ये सिर्फ पत्रकारिता का संकट नहीं है। नहीं, ये सीधे सीधे भारत के लोकतंत्र की सेहत पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। चलिए परत दर परत खोलते हैं कि आखिर मीडिया पर किसका और कैसे कंट्रोल है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस कमल से जो कमरे में है, गोदी मीडिया। ये शब्द अब हम सबके लिए आम हो चुका है। सोर्स का दावा है कि 2014 से कई बड़े मीडिया घराने सरकार की तारीफ करने और विपक्ष पर हमला करने के लिए एक तरह से उनकी अनऑफिशियल प्रचार शाखा बन गए हैं। तो इस इकोसिस्टम के चेहरे हैं कौन? ये नाम टीवी देखने वाले हर इंसान के लिए जाने पहचाने हैं। रिपब्लिक टीवी के अर्नब गोस्वामी, जी न्यूज़ के सुभाष चंद्रा, आज तक के सुधीर चौधरी, टाइम्स नाउ की नाविका कुमार और इंडिया टीवी के रजत शर्मा जैसे बड़े बड़े एंकर और मीडिया मालिक। तो आखिर ये इकोसिस्टम काम कैसे करता है? सोर्स की ये एक लाइन सच कहूं तो सब कुछ बता देती है। स्ट्रैटेजी है शोर मचाना और ध्यान भटकाना। ये एक क्लासिक टैक्टिक है। जब आप असली मुद्दों पर जवाब नहीं दे सकते तो आप दुश्मन पैदा कर देते हैं। सोर्स बताता है कि इसके लिए एक 3 स्टेप का साइकिल इस्तेमाल होता है। पहला, ध्यान भटकाओ। जैसे ही पुल गिरने या परीक्षा लीक होने जैसे असली मुद्दे उठते हैं, अचानक बहस का टॉपिक बदल दिया जाता है। दूसरा, मुद्दे से हटाओ। चैनल फौरन किसी धार्मिक विवाद या किसी सेलिब्रिटी की निजी जिंदगी पर प्राइम टाइम डिबेट शुरू कर देते हैं। और तीसरा, बदनाम करो। अगर फिर भी कोई सवाल पूछे तो उसे देश विरोधी या टुकड़े टुकड़ी गैंग का लेबल दे दो, कहानी खत्म। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि कोई सोचे कि ये सब पिछले कुछ सालों में ही शुरू हुआ है, सोर्स हमें याद दिलाता है कि खेल तो पुराना है, बस खिलाड़ी बदले हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या ये कोई नई घटना है या सत्ता में रहने वाली हर पार्टी ने मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश की? दशकों तक कांग्रेस पार्टी ने, जिसे अक्सर ल्यूटियंस इकोसिस्टम कहा जाता है, उसे सींचा। सोर्स के अनुसार ये आज की तरह शोर शराबे वाला नहीं था, बल्कि खामोशी से काम करने वाला एक्सेस जर्नलिज्म था। मतलब एक लेन देन का रिश्ता। आप सरकार की तारीफ करें और सरकार आपको इनाम देगी, जैसे विदेशी दौरे, पद्म पुरस्कार और राज्यसभा की सीटें। इसके कुछ पक्के पक्के उदाहरण भी हैं, जैसे नेशनल हेराल्ड, जिसका मालिकाना हक सीधे तौर पर गांधी परिवार से जुड़ा था। दक्षिण भारत में सन टीवी नेटवर्क, जो कांग्रेस की सहयोगी डीएमके की मीडिया शाखा थी, और महाराष्ट्र में लोकमत मीडिया ग्रुप, जो कांग्रेस के दिग्गज राजनेताओं के परिवार के पास था। इन चैनलों और अखबारों के जरिए रीजनल लेवल पर एक खास राजनीतिक नजरिए को बढ़ावा दिया जाता था और जो खबरें पसंद नहीं उन्हें दबा दिया जाता था। तो फिर दोनों इकोसिस्टम में फर्क क्या था? सिर्फ स्टाइल का। जैसा कि सोर्स बताता है, कांग्रेस इकोसिस्टम खबरों को खामोशी और एक तरह के सोफिस्टिकेशन से दबाता था, जबकि बीजेपी इकोसिस्टम खबरों को शोर और राष्ट्रवाद के नारे से दबाता है। तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन मकसद एक ही था, कहानी को कंट्रोल करना। लेकिन यहाँ कहानी और भी गहरी हो जाती है। सोर्स के मुताबिक असली खेल राजनीतिक वफादारी का नहीं, बल्कि पैसे का है। अब हम असली पपेट मास्टर्स से मिलेंगे। तो सवाल ये उठता है कि अगर एंकर सिर्फ राजनीतिक पार्टियों के लिए नहीं चिल्ला रहे, तो फिर असली लगाम किसके हाथ में है? सोर्स का दावा है कि आज ज्यादातर न्यूज़ चैनलों के मालिक पत्रकार नहीं, बल्कि वो अरबपति हैं, जिनके तेल, बंदरगाह और टेलीकॉम जैसे दूसरे बड़े बड़े बिजनेस हैं। अब आप ही सोचिए, अगर किसी मालिक को हजारों करोड़ का सरकारी कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, तो क्या उनका चैनल सरकार की आलोचना करने का जोखिम उठाएगा? बिल्कुल नहीं। अब जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए। नेटवर्क 18, जिसमें CNN, न्यूज़ 18 और न्यूज़ 18 जैसे दर्जनों चैनल आते हैं, इसका मालिक कौन है? मुकेश अंबानी। और NDTV, जिसे सालों तक सरकार की आलोचना का आखिरी किला माना जाता था, उसे किसने खरीदा?
गौतम अडानी ने, एक हॉस्टाइल टेकओवर में। और रातों रात जो एनडीटीवी सरकार का सबसे तीखा क्रिटिक था, वो सरकार का सबसे बड़ा चीयरलीडर बन गया। तो इसका निचोड़ क्या है? जैसा कि सोर्स कहता है, एंकर इसलिए नहीं चिल्ला रहा क्योंकि उसे पार्टी से प्यार है, वो इसलिए चिल्ला रहा है क्योंकि मालिक को अपने मुनाफे से प्यार है। और जब खबरें मुनाफे की मोहताज हो जाएं, तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि सच पूछने वाला कोई नहीं बचता। तो इस पूरे खेल में हम और आप यानी दर्शक कहाँ हैं? अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे जरूरी और शायद सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर। सोर्स का तर्क है कि जब कोई इन चैनलों को देखता है तो वो ग्राहक नहीं होता, वो खुद एक प्रोडक्ट होता है जिसकी सोच को राजनीतिक पार्टियों और कॉरपोरेशंस को बेचा जा रहा है। ये डिवाइड एंड रूल की एक क्लासिक स्ट्रैटेजी है। जब लोग आपस में लड़ रहे होते हैं तो वे सत्ता में बैठे लोगों से सवाल नहीं पूछते। तो फिर इससे बचने का रास्ता क्या है? सोर्स कुछ कदम सुझाता है। शोर मचाने वाले टीवी न्यूज़ से दूरी बनाएं, और अगर सच जानना है तो उसके लिए कीमत चुकानी होगी। स्वतंत्र पत्रकारों और उन न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करें जो विज्ञापनों पर नहीं बल्कि सब्सक्रिप्शन पर चलते हैं, क्योंकि जब पत्रकार किसी कॉरपोरेट मालिक या राजनीतिक पार्टी को नहीं बल्कि सीधे अपने पाठकों और दर्शकों को जवाब देते हैं, तभी वो सत्ता से बेखौफ सवाल कर सकते हैं। अंत में ये विश्लेषण हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर छोड़ जाता है, जिस पर सोचना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर खबर मुफ्त मिल रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि असली प्रोडक्ट खुद दर्शक ही है?